नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम मनोहर लाल ने एचएसएससी के चयनित उम्मीदवारों से संवाद किया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले पढ़े लिखे युवा नौकरियों के लिए भटकते रहते थे, नौकरियों को लेकर उनको खेत बेचने पड़ते थे। पहले रिश्तेदारों को नौकरी मिलती थी, लेकिन आज ईमानदारी से नौकरियां मिल रही है। आज गरीब परिवारों को नौकरियां मिल रही है। व्यक्ति का, अमुक रिक्शा चलाने वाले का, अमुक गरीब किसान का बेटा, उसकी नौकरी लग गई है। वो ग्रुप सी में लग गया है, ग्रुप बी में लग गया है, ग्रुप ए में लग गया है, एचसीएस लग गया है। किसी भी लेवल की नौकरी किसी प्रकार की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बाद मिल सकती है। ये आज हरियाणा के युवा का विश्वास बना है। न केवल हरियाणा, देश भर में अन्य प्रांतों में भी ये चर्चा चली है कि जिस हरियाणा में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी, आज सब लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि अच्छा हरियाणा में ऐसा हो गया। हम कहते हैं हाँ ऐसा हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप इन बातों को करके बहुत प्रचार नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि मैं प्रचार क्यों करूंगा, आखिर मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा की है, और जब परिवार के लोगों की सेवा करनी होती है तो उसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लाभान्वित होता है उसको सब लोग देखते हैं। आज जब ये नौकरियां मिलती हैं तो मेरे कान पर बात पड़ती है, एक एक गांव जिसमें दर्जनों दर्जनों नौकरियां लगी हैं। दिसालिया खेड़ा गांव सिरसा का 35 से ऊपर नौकरियां एक ही गांव में लगी। इसी प्रकार बहुत लोग मेहनत करते हैं और इसमें शामिल हो गए हमारे साथ। एक युवा यानी चंदड़ कला का संजीव, जो स्वयं शिफ्ट अटेंडेंट है, नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को उसने ट्यूशन पढ़ाई। उसने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाई होगी तो उनकी मदद की, और उनको अतिरिक्त समय में मदद करने के बाद जो उनके साथ जुड़े लोग थे उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 16 बच्चे जो है नौकरी लग गए। कितनी प्रसन्नता हुई होगी संजीव को। इस प्रकार के काम करने वाले केवल एक नाम लिया है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करके और लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन में इस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया। हमारे माता पिता ने दिया, हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे सहपाठियों ने दिया। सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है। और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई। 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। तो आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी प्राप्त की, उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ करके फेंका जिसके लिए यहां के लोग चिंतित होते थे। अपने ये सब काम करने के बाद आखिर तो मन में जरूर विचार आता होगा कि जब पहले नौकरियां मिलती थी, माता पिता से पैसे लेकर के हम देते थे, खर्च करते थे, एक प्रकार का वो हमारे ऊपर एक बोझ था। रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिलान्यास स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो बहुत दिनों से अवेटेड था, शिक्षित था यहाँ एम्स का उद्घाटन, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों के द्वारा होती रही समय समय पर। तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र हमारे बीच में आए हैं। और मैं उनसे सीधा समय न खराब करते हुए सीधा निवेदन करूंगा कि वो आप सबसे बात करें, सारे योजना बताएं, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री और राइट से विधायक मोहनलाल गौरी जी भी हैं। हमारे बीच में हमारे कोसली के डायनामिक विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष। नहीं, देखिए, इसके अंदर आपने जो बात कही है टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और वो टेक्निकल उसके अंदर क्योंकि इन्वायरमेंट की जो एनओसी थी वो नहीं मिल रही थी, और उसको जल्दी उसकी गति बढ़ा करके उस एनओसी को ले लिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब उसका
यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए। मान लें चुनाव प्रचार का आगाज है 16 फरवरी से हरियाणा में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, आगाज तो हो चुका है। अगर आप लोग देखेंगे हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा के कार्यालय वो खुल चुके हैं। वो पिछले महीने ही वो 10 के 10 कार्यालय वो खोल दिए गए थे और आज तो इस विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी किसानों के धरने का आज दूसरा दिन रहा। फरीदाबाद में दूसरे दिन किसानों को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रही, इसी को देखने के लिए हमारी हर खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है धरने का, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि तमाम हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में तमाम जगहों पर जो है वो लगातार किसानों का धरना चल रहा है। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी शांति माहौल बना हुआ है। इस समय हम जो है फरीदाबाद और सीगरी के ट्रांसपोर्ट नगर 58 के एरिया में है और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रोड जो है दिल्ली टू आगरा जो है ये दिल्ली हाईवे रोड है। यहाँ से किसान, अब पिछली बार की बात की जाए तो 2020 में जो है यहाँ पर किसान इसी रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ निकले। लेकिन इस तरीके का माहौल को देखते हुए की बात की जाए तो तमाम जो सुरक्षाएं हैं वो सुरक्षाएं इस बार मुस्तैद की गई है। मैं आपको बता दूं कि सीमेंट के बैरिकेड है वो यहाँ पर जो है वो लगा दिए गए हैं। चाहे वो कैंटर की बात की जाए तो कैंटर जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। और सुरक्षाओं के दृश्य से बात की जाए तो तमाम सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो एम्बुलेंस की बात की जाए तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, क्रेन की बात की जाए तो क्रेन भी मौजूद है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो दमकल की गाड़ी भी मौजूद है। तो तमाम जो सुरक्षाओं को लेकर के यहाँ पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस जो है हर जगह पर मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है। पुलिस किसी तरीके का कोई ढील रवैया छोड़ना नहीं चाहती है। तो इस तरीके के माहौल यहाँ पर बना हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में कई जिलों में जो है 144 धारा और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं इन बच्चों को पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है जो इसमें मार्च में जो है वो पेपर शुरू होने हैं, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं उन बच्चों को इन परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और जवान और किसान आमने सामने, तो कहीं ना कहीं कई किसानों को जो है गंभीर चोटें आई हैं तो कहीं पुलिस जवानों को भी चोटें आई हैं। तो इस तरीके का माहौल अगर इस तरीके का रहा, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि जिस तरीके से 2020 में जो है उनको जो है एक जो बहकावे में रखा गया और उनकी मांगें नहीं पूरी की गई, तो इसी को लेकर के क्योंकि लगातार सूत्रों से ये भी पता लग रहा है कि जो जाट किसान है वो लगातार हर गांव में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों का जगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की तरफ चढ़ाव वो करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को इकट्ठा करके एक आह्वान करके इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि दिल्ली की तरफ कूच कर सके। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन में फतेहाबाद से भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ से जुड़े सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जैसे ही रवाना हुए, रतिया और फतेहाबाद के बीच पड़ने वाले अयालकी गांव के पास पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रंगोई पुल पर कंटीले और बैरिकेड कंटीले तारे लगाकर और नुकीली कीले लगाकर किसानों को रोक दिया। साथ ही प्रशासन द्वारा सड़क को भी यहां से खोद दिया गया। बैरिकेडिंग के साथ ही सड़क पर भारी मात्रा में ग्रीस भी लगाई गई ताकि किसान किसी भी हालत में दिल्ली ना पहुंच पाए। किसानों ने बताया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया है। कि हम कल 13 तारीख को जब हम गुरुद्वारा जीसर साहब से निकले थे तब हमें पुलिस वालों ने वहीं पे रोक लिया। उसके बाद हम यहाँ आए पहुंचे और याड़की के जो पुल है उसको पुल खुद तोड़ भी रखा है पुलिस वालों ने और यहाँ पे बैरिकेडिंग करके हमें रोक रखा है। लेकिन हम तो रास्ते में रुकने नहीं आए, हम तो दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। तो दिल्ली तो हम पहुंचेंगे, दिल्ली जाने का हमारी काल है 13 की, हम दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। जब पुलिस वालों को पता होगा उन्होंने क्यों रोक रखा है। हमें अकेलों को नहीं रोका, उन्होंने सारे इलाके को परेशान कर रखा है। क्योंकि ये रोड है, ये मेन रोड है, पंजाब हरियाणा को जोड़ता है। ये रोड फतेहाबाद बुढ़लाडा रोड है। इस पर इतनी ट्रैफिक है। अब जहाँ बुढ़लाडा से लेकर हिसार तक का जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो भी टूट चुका है। ये बहुत गलती है पुलिस ने। क्या लगता है कि ऐसे जो बैरिकेड 7-7 लेयर में बैरिकेड लगाए गए हैं, क्या किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे फतेहाबाद जिले? बिल्कुल। ये तो हम देखो जो किसान वो कौम है जो काम के लिए आवाज देती है वो काम करके हटती है। हम
कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है। हम दिल्ली पहुंचने का मैसेज कल पहले से कह रहे हैं कि दिल्ली तो हम पहुंचेंगे, किसी भी हर हालत में पहुंचना पड़ा तो हम दिल्ली तो पहुंचेंगे। तो वहीं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि सभी प्रदर्शनकारी किसान कानून का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध ना जाए और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करे। पंचकुला में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। 13 फरवरी को प्रदर्शनकारी सीमावर्ती जिले में इकट्ठे हुए और उन्होंने पुलिस पर भारी पथराव करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने धैर्य और संयम बनाते हुए उनके प्रयासों को विफल किया। हरियाणा पुलिस द्वारा आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए हालातों को नियंत्रण किया जा रहा है। चलते हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारे प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जेंस का एक सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे अंबाला जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए जज्जर पुलिस किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में 2 पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस की 9 टुकड़ियां तैनात की गई। किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए हर संभव इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा चुके हैं। देखिए, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और 9 कंपनीज हैं हमारी और सारे डीएसपीज और सबकी ड्यूटी लगा रखी है और हमारा यही प्रयास है कि जिले में शांति कानून व्यवस्था बनी रहे। बाकी जो भी शांति सौहार्द बिगाड़ता है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो उसके विरुद्ध सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली जाने वाले रास्ते अभी दिल्ली जाने के रास्ते हमने डाइवर्ट किए और परसों ही हमने एडवाइजरी उसमें जारी कर दी थी और कल से जो है हमने दोपहर से वो रूट को बंद किया है। हालांकि हम जो मजदूर हैं या कोई पैदल आ रहा है तो उनको आने दे रहे हैं वहाँ से। साथ ही अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंस इत्यादि। किसान आंदोलन को लेकर विधायक नैनपाल रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के 2 मुख्य कारण हैं। सुभाष बराला के नॉमिनेशन को लेकर जो राज्यसभा के उम्मीदवार है और अपने क्षेत्र के कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा 14 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। बॉर्डर पर जो पंजाब के लोग बैठे हैं वे किसान नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या सीएम कुटीर में आने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो माननीय सुभाष बराला जी को नॉमिनेट करना, जो राज्यसभा का सदस्य हैं, अपने यहाँ से कैंडिडेट है हरियाणा से, और दूसरा जो अपने क्षेत्र के जनहित के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे, उन पर कुछ चर्चा हुई है। तो सभी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा पॉजिटिव मेरे लिए विधानसभा के लिए और विशेष तौर पर मेरे लिए लाड और प्यार रहा है। तो कुछ मुद्दों पर बैठ के बात हुई है और इसके साथ साथ उनको जो है ना सुभाष बराला जी को नॉमिनेट किया है। इसके साथ साथ किसान आंदोलन को भी लेकर प्रदेश में सक्रिय है। क्या कुछ कैसे देखते हैं सर किसान आंदोलन 2.0 जो शुरू हो रहा है, तमाम किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं उसको लेकर? देखिए, किसान जो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के किसान हैं, चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विधायक नैनपाल रावत मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं और कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई।
किसानों के दिल्ली कूच को लेकर गुलचिका का पटियाला बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पंजाब के किसानों को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने से रोकने के लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पिछले साल ये बहुत ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर था, लेकिन इस बार किसानों ने बॉर्डर का रुख नहीं किया। बॉर्डर सील होने की वजह से आमजन को हरियाणा से पंजाब और पंजाब से हरियाणा जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ बॉर्डर की दूसरी तस्वीर भी सामने आई। पुलिसकर्मी बुजुर्गों का सामान उठाकर बॉर्डर पर पार करवा रहे हैं और हरियाणा के डीसीपी रविंद्र तोमर का कहना है कि बॉर्डर सील करना मजबूरी है, क्योंकि आदेश है कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखना। हरियाणा ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੰਸਾ ਜੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਜਾਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਡਰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ है। हमारे पास जो है पुख्ता इंतजाम है, हमारे साथ पर्याप्त फोर्स है और हर हाल में जो है जो हमें कार्य दिया गया है उसको भली भांति सूझबूझ से उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बड़ा संवेदनशील बॉर्डर माना जाता है, लेकिन जैसे आप लोग सुरक्षा तो कह सकते हैं इधर कोई किसान आया भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई किसान की आवाजाही नहीं है, क्योंकि वो उधर दाता सिंह बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे ही ज्यादा है। तो लोगों को जो दिक्कत है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जो लोग यहाँ से इधर उधर जाना चाह रहे हैं, पंजाब साइड से हरियाणा में और हरियाणा साइड से पंजाब में। तो वहीं किसान आंदोलन से घबराए उद्योगपतियों ने शांति के लिए हवन यज्ञ करवाया। बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हवन के साथ भांगड़ा भी करवाया। इस दौरान उद्योगपतियों ने किसानों से आह्वान किया कि बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन न करें। उद्योगपतियों का कहना है कि बहादुरगढ़ के हजारों उद्योगों में लाखों श्रमिक काम करते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। ये बहादुरगढ़ की शांति के लिए बहादुरगढ़ चैम्बर की तरफ से एक ये हवन यज्ञ का प्रोग्राम करा गया है, जिसमें कि हमारा बहादुरगढ़ खुशहाल रहे, पूरा देश खुशहाल रहे। लेकिन क्योंकि जब जब किसानों और सरकार की समस्या आती है तो सबसे ज्यादा सफर बहादुरगढ़ का है। और जैसा कि बहादुरगढ़ में पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में इंडस्ट्री है और सब इंडस्ट्री को माल दिल्ली भेजना होता है। जब बॉर्डर सील हो जाता है तो सारा माल ठप हो जाता है, फैक्ट्रियों में माल रखने की जगह नहीं होती, तो पूरी इंडस्ट्री सफर करती है। पूरी लेबर को जब प्रोडक्शन बंद कर दी जाए तो लेबर को कहाँ लिया जाए, तो इसलिए बहुत बड़ी एक इतनी बड़ी समस्या है। पिछली बार 300 से ज्यादा दिन हुआ और यहाँ के लोकल लोगों को बहुत सफर करना पड़ा। मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इनकी मांगे, वो सरकार को पता है कि ठीक है, उचित है या नहीं है, वो उन्हें पूरा करना है या नहीं करना है, लेकिन आम जनता को, आम आदमी को, आम नागरिक को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना इंडस्ट्री को सामना करना पड़े। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हवन हो रहा है। ये बहादुरगढ़ की शांति के लिए हो रहा है। जैसा कि पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था और उसमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। 300 दिन या करीब 1 साल 17 दिन वो आंदोलन चला था। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो शांतिपूर्ण बातचीत तरीके से हल निकले। फिर भी अगर वो हल नहीं निकलता है तो प्रशासन से हमारी मांग है कि किसानों को बहादुरगढ़ बॉर्डर पर ना बैठने दिया जाए। उनकी आड़ में असामाजिक तत्व बैठते हैं, शहर में अशांति का माहौल फैलता है, नशाखोरी और चोरी चकारी बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ फरीदाबाद में प्रजापति समाज द्वारा 15 नवयुवक युवतियों की सामूहिक समारोह में शादी कराई गई। कार्यक्रम अल्लभगढ़ की अनाज मंडी में आयोजित हुआ।
इस मौके पर मुख्य अतिथि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस पर कार्यक्रम के लिए हरियाणा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर प्रजापति और उनकी पूरी टीम को भी बधाई दी। देखिए, परम सौभाग्य की बात है कि आज प्रजापति समाज के 15 बेटियों के शादी करने का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पूरे प्रजापति समाज को, धन्यवाद करना चाहता हूं उनको। उन्होंने आज ऐसे आयोजन करके मेरे नेतृत्व में आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये सभी बधाई के पात्र हैं और मैं अपने 15 के 15 बेटियों को और वर वधू को उनके अच्छे जीवन काल के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से समाज ने आज हजारों की संख्या में आपने देखा होगा किस प्रकार से अनाज मंडी को पूरा भर के रखा। सभी सामाजिक धार्मिक प्रधानों को, रामेश्वर जी को बधाई दूंगा कि इस तरह का जो कार्यक्रम रखा है समाज में, और सभी लोग इसमें जो बेटी का सामूहिक जो ब्याह है, एक दहेज प्रथा बुराइयों से इससे दूर मिलेगी, दहेज प्रथा पर रोक लगेगी, एक समानता का अधिकार मिलेगा, एक हर व्यक्ति को होड़ से दूर जो होड़ लगी हुई है बेटी की शादी में दहेज की जो होड़ है उससे छुटकारा मिलेगा। और इस तरह के समय का पहले भी गांव बेटियों की शादी पूरा गांव इकट्ठा हुआ करता था, गरीब की और अमीर की पहले भी ये परंपराएं थी। आज इस परंपरा को फिर से सभी सामाजिक लोग, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। फरीदाबाद के जावा गांव में महाराजा सूरजमल की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे। उन्होंने समाज सेवी और बीजेपी नेता विनोद भाटी द्वारा आयोजित महाराजा सूरजमल की जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि ऐसे पराक्रमी योद्धा थे महाराज सूरजमल, जिनके सामने अच्छे दुश्मन योद्धा घुटने टेक देते थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल की जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी के युवा नेता और समाज सेवी भाई विनोद भाटी द्वारा अधिक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उसके वीर योद्धा पर एक घिनौना आक्रमण किया, जिनके कारण वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनके मरने के बाद भी मुगलों की सेना के मन में एक डर था कि वो जिंदा है या मर गया। इसलिए इतिहास में लिखा है, ऐसे जाट योद्धा जिनके मरने के बाद भी उनको यकीन नहीं आता था, इसलिए एक कहावत तब कही गई, जाट मरा जब जानियो जब तेरामी हो। मतलब ऐसा था, मतलब ऐसा वीर पुरुष था कि मरने के बाद भी कोई विश्वास नहीं करता था। मतलब ऐसा पराक्रमी। फरीदाबाद के विकास पुरुष, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने वाले, फरीदाबाद को बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाले, महानगरों से जोड़ने वाले, हमारे बच्चों के लिए दुधौला स्किल यूनिवर्सिटी खोलने वाले, चौमुखी विकास करने वाले ऐसे विकास पुरुष हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं सभी सरदारों का, सभी माननीय गणमान्य व्यक्तियों को जो मंचासीन है। मैं नमन करता हूं इस गांव के सरपंच यूसुफ मलिक जी को, सरपंच हमारे जिला सरपंच एसोसिएशन के प्रधान आए हुए हैं भूरा जी, विक्रम जी, गुप्ता सरपंच साहब, बहुत मंचासीन, बहुत गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, चिंटू सरपंच साहब। खबर झज्जर से है, जहां पुलिस अधीक्षक झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन आईपीएस के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीआईए की अलग अलग टीम ने लूटपाट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्त में आए लूटपाट गिरोह के आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से गाड़ी को बरामद किया गया। डीएसपी बेरी श्री प्रदीप, सीआईए झज्जर इंचार्ज सोमवीर और उनकी टीम, सीआईए बहादुरगढ़ इंचार्ज जयवीर और उनकी टीम, और हमारे साइबर सेल में एएसआई देवेंद्र और उनकी टीम के प्रयासों से जो बहादुरगढ़ में कभी स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जो लूट की वारदात हुई थी शाम को 6 बजे, तो उससे संबंधित 2 लोगों को अरेस्ट किया है। और साथ ही टोटल हमने 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया है, जिसमें टोटल 5 लूट की वारदात कर रखी थी, 4 जिसमें कि हमारे जिले की थी और 1 गुड़गांव की थी। तो इसमें 4 वारदातें जो हैं जिले की खुली हैं, जिसमें अभी एक
दुजाना में एक गाड़ी की स्नैचिंग की गई थी, बेलेनो की। शौर्य चक्र विजेता मेजर सतीश दहिया की 7वीं पुण्यतिथि पर 30वीं राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने मेजर ऋषभ बाली के नेतृत्व में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ नायक मोतीलाल और सिपाही मनीष कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर मेजर सतीश दहिया के समाधि स्थल पर सेना की ओर से पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। हम श्री अचल सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने देश के लिए शहादत दी, और ऐसी यूनिट में उन्होंने शहादत दी जिसके लिए हम हमेशा गर्व करेंगे। और यूनिट ने हमेशा ख्याल रखा मेजर सतीश के माता पिता का। मैं अपनी तरफ से और अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से जीओसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा हर मुश्किल की घड़ी में परिवार के साथ रहे। मैं 30 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन से हूं। मेजर सतीश दहिया की यूनिट से ही आए हैं। तो सतीश दहिया साहब को सब ऐसे ही आज भी एक हीरो की तरह, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह, एक आइडियल ऑफिसर की तरह मानते हैं। जीओसी भी उनको आज भी याद करते हैं। तो जीओसी साहब ने उनकी सराहना के लिए, उनके माता पिता के लिए एक लेटर दिया था जो मैंने थोड़ी देर पहले इनके पिताश्री को हैंड ओवर किया था। बाकी यूनिट की तरफ से हम अपना सिर्फ एक रोल निभाने आए हैं, क्योंकि मेजर सतीश दहिया हमारे लिए सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, हमारे यूनिट की वीरांगना ने दूसरी शादी कर ली और हम उनको उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अभी उनके माँ बाप की जो है सेवा पानी और किस तरह से का वो अपने आप ही करते हैं और गांव समाज का पूरा सहयोग है, परिवार का, गांव समाज का। मेजर सतीश दहिया की एक बेटी भी थी, बताई जा रही है। जी जी जी। तो वो उनकी मर्जी के बिना थोड़ी आ सकती है, बच्ची है, वो नहीं भेजते। इनकी शहीद मेजर सतीश दहिया जो है, उनके बलिदान दिवस पर उनकी बेटी को पुष्प अर्पित करने तक का जो है वो हक दिया जा रहा है। जी नहीं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।